तो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगी सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो नीट के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पेन हाईलाइटर जो भी है तुम लेके बैठ जाओ, एनसीईआरटी में मेरे साथ हाईलाइट करते जाना, जो लिखवाऊंगी वो लिखते जाना। ठीक है, बहुत हेल्प होगी तुम्हें। तो बिसाइड द मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल, माइक्रोब आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। मतलब कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के बाद जो चीज़ सबसे ज़्यादा है हमारी अर्थ में वो है माइक्रोब्स, है ना। और जो माइक्रोब्स होते हैं ये ध्यान रखना तुम, क्या होते हैं वो यूनी सेल्यूलर होते हैं, है ना, मतलब कि सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया। अब यू हैव स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोग भूल चुके होंगे। ठीक है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये चीज़ याद रखना है। और कुछ लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ये कौन सा किंगडम होगा, मोनेरा होगा। ठीक है, मोनेरा किंगडम। ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना जिसमें, वो यही किंगडम है। अब विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो सॉइल में हो, वाटर में हो, एयर में हो, अपनी बॉडी के अंदर हो, दूसरे एनिमल्स में, प्लांट्स में हो। ठीक है, इवन वो लोग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, मतलब कि जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट भी करता हो। ठीक है, जैसे कि एकदम डीप, बहुत ही अंदर। ठीक है, डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट, जहाँ पे टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। ठीक है, डीप इन द सॉइल, बहुत गहरे। ठीक है, सॉइल में बहुत अंदर, अंडर द लेयर ऑफ स्नो सेवरल मीटर थिक एंड हाईली एसिडिक, मतलब जहाँ हम सोच भी नहीं सकते ना, एकदम ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, एकदम ही बहुत कम टेम्परेचर। ठीक है, एसिडिक इन्वायरमेंट, बहुत ज़्यादा जो चीज़ है वहाँ पे भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं, है ना। अभी यहाँ पे मैं तो उनको एक और चीज़ बता देती हूँ, जो नीट वाले बच्चे हैं वो स्पेशली जहाँ पे ये ऐसे कौन से बैक्टीरियाज हैं बता। यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा है ना, साइट सच एज डीप इनसाइड द गीजर थर्मल वेंट वेयर टेम्परेचर में बी हाई एज 100 डिग्री, तो ये कौन से बैक्टीरिया हैं बताओ जल्दी। ये है आर की बैक्टीरिया, ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में। ठीक है, पर फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, और बोर्ड्स वालों को भी पता ही होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, अब माइक्रोब्स आर डाइवर्स, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स, ऑल्सो पायरन दैट आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है इस पूरी चीज़ में, ये वाली लाइन इम्पोर्टेंट है ना। क्या? पायरन्स दैट आर प्रोटीनाशियस इन्फेक्शियस एजेंट, कर लो, हाईलाइट कर लो। और ये चीज़ मोनेरा के बारे में तो मैंने तुमको बता दी हूँ, है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अब microbe like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies, जो कि हम अपने आँखों से देख सकते हैं। एक अगर कोई सिंगल बैक्टीरिया होगा, माइक्रोब होगा, तो उस आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर वहीं पे बहुत सारे होंगे, एकदम कॉलोनीज ही बना लेंगे, तो हमको दिख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो है ना डायग्राम चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में है, वो ज़रूरी होती है तुम्हें याद करना। पहला हम देख लेते हैं 8.1 क्या बता रहा है। ये जो तीनों डायग्राम है वो बैक्टीरिया के बारे में है। पहला जो है रॉड शेप्ड है, ठीक है, दूसरा स्फेरिकल है, तीसरा याद रखने वाला है जो कि रॉड शेप बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला भी है ना। अगर ये तीनों डायग्राम में से कोई सा तुम्हारे एमसीक्यू में आया, चाहे बोर्ड में या नीट में, समझ जाना है कि बैक्टीरिया है ये तीनों। आगे बढ़ते हैं 8.2, इसमें वायरसेस के बारे में। अभी बैक्टीरिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट वायरस यस याद रखना है तुम्हें। पहला है बैक्टीरियोफेज, भाई ये तुमने पढ़ा था माइक्रोब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, बैक्टीरियोफेज के बारे में। कमेंट करो किस वाले टॉपिक में पढ़े थे। ठीक है, ये चीज़ तुमको याद रखनी है कि इसका स्ट्रक्चर तो भाई भूलना ही नहीं है। ठीक है, और साथ में लेबलिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ देख के पहचान जाने की बैक्टीरियोफेज है। नेक्स्ट जो है हमारा है एडिनोवायरस। ठीक है, एडिनोवायरस, एडिनोवायरस का चीज़ जो यहाँ पे लिखी वो याद रखना है कि एडिनोवायरस विच कॉज रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। ठीक है, एडिनोवायरस जो है वो रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है।
ओके, ये चीज़। नेक्स्ट जो है हमारा है रॉड शेप्ड टबैको। रॉड शेप्ड टबैको मोज़ेक वायरस कहते हैं, टबैको मोज़ेक वायरस, ये नाम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमको देखना है बैक्टीरिया की कॉलोनी ऐसी होती है और फंगाई की कॉलोनी ऐसी होती है, ठीक है। बस इस चीज़ में 2 पेज में इतना ही चीज़ इम्पोर्टेंट थी, कुछ 3-4 चीज़ें ही हैं जो याद रखने वाली है। अब मेन चीज़ भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो ये टॉपिक है ना, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये तो सब ऐसे ही लिखा है कि मतलब हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बहुत सारे जो माइक्रोब्स हैं हमें डिसीज़ कॉज करते हैं, बट हाँ वहाँ पे कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूमन के वेलफेयर में, ठीक है। अब वो हम देखेंगे क्या है। You would be surprised to know that we use microbes or product derived from them every day. आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो माइक्रोब से डिराइव हुई होती हैं, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब कि जो है हम दूध से दही बनाते हैं ना, वो माइक्रोब की वजह से होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो करता है मिल्क को और कन्वर्ट करता है कर्ड को, ठीक है। अब ड्यूरिंग ग्रोथ के टाइम पे जो LAB है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो प्रोड्यूस करता है एसिड जो कोआगुलेट करता है और पार्शियली डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन को। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कर लो हाईलाइट। ओके, A small amount of curd added to the fresh milk act as inoculum या starter की तरह एक्ट करता है क्या, थोड़ा सा अमाउंट का कर्ड, ठीक है, जिसमें मिलियंस ऑफ LAB होता है ना, विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं मिल्क को कर्ड में, और विच ऑल्सो इम्प्रूव इट न्यूट्रिशन क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ये चीज़ भी याद रखने की है। इन आवर स्टमक LAB प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये इतनी चीज़ जो बता रही हूँ हाईलाइट कर लो तुम, ठीक है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड, जैसे कि डोसा हो गया, इडली हो गया, उसको भी जो फर्मेंट होता है वो बैक्टीरिया से ही फर्मेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया ही फर्मेंट करने का काम करता है, किसको, डो को, जो डोसा इडली बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2। ये चीज़ रख लो अपने मन मंदिर में। Can you tell which metabolic pathway is taking place resulting in the formation of CO2? Where do you think the bacteria for this fermentation come from? Similarly, the dough which is used for making bread is fermented using baker's yeast. इसको तो तुम चाहे जितने स्टार लगा लो कम है। A number of traditional drink and fruit are also foods are also made by fermentation by microbes. Toddy, a traditional drink of some parts of southern India, is made from fermenting sap from palms. लिख लो, याद कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। Microbes are also used to ferment fish, soybean, bamboo shoot to make food. Cheese is one of the oldest food item in which microbes are used. ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो जो मैं बता रही हूँ ना उसको हाईलाइट करते जाओ, जो कि पूछा जा चुका है पहले। जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें ना, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बोर्ड्स में या नीट में ना पूछा गया हो, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट। द स्पेसिफिटी कमन फ्रॉम द माइक्रोब यूज्ड, ठीक है। अलग अलग चीज़ जो रहते हैं ना उसमें क्या होता है, सिर्फ माइक्रोब्स अलग अलग यूज़ रहते हैं, है ना। जैसे कि large hole in Swiss cheese are due to production of large amount of CO2 by bacterium named Propionibacterium shermani. Very important. Okay. आगे, the Roquefort cheese are ripened by growing a specific fungi on them, which gives them a particular flavor. बस इतनी चीज़ हाईलाइट, इतनी क्या भाई, बहुत सारा हाईलाइट कर लिया है, और जितना हाईलाइटेड है ना वही पूछा जा गया है तुमसे, ठीक है। किसमें, बोर्ड्स में पूछा गया है, 2 मार्क में, 2 और 3 मार्क्स में, ठीक है। और नीट में भी
MCQ पूछा गया है, ठीक है। हल्के में बिल्कुल नहीं लेनी है NCERT को। चलो, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, अब हम इसकी बात करेंगे। तो even in industries microbes are used to synthesize a number of product valuable for human being, ठीक है। इंडस्ट्री में भी बहुत सारे माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं जो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है, सिंथेसाइज करती है। Beverages and antibiotics are some example. Production on industrial scale require a growing microbe in very large vessels, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फर्मेंटर्स, ठीक है, फर्मेंटर्स कहते हैं उसको, राइट, याद रखना इसको। अभी देखो आगे, अब फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में बात करेंगे स्पेसिफिकली। जो माइक्रोब्स होते हैं, स्पेशली ईस्ट, हैव बीन यूज्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी या रम, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द सेम ईस्ट, सैक्रोमाइसीस सेरेविसाई, is used for bread making and commonly called beaver's yeast। अभी तुम याद रखो, बहुत कंफ्यूज होंगे कुछ लोग इसमें, पर कोई नहीं। जो यहाँ पे लिखा था ना बेकर्स ईस्ट, इसको हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई कहेंगे, लेकिन इसको बेकर्स ईस्ट भी कहेंगे और बीवर्स ईस्ट भी कहेंगे, ठीक है। MCQ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। is used for fermenting malted cereal and fruit juices to produce ethanol। इथेनॉल वही दारू। Depending on the type of raw material used for fermentation and the type of processing, different type of alcoholic drinks are obtained। मतलब इसमें कह रहा है कि भाई बनना तो सेम प्रोसेस ही है, माइक्रोब से डाल के हम उसको फर्मेंट करेंगे, लेकिन अलग अलग टाइप की जो होती है ना, वो कैसे बनती है, अलग अलग चीज़ें, रॉ मटेरियल, यानी कि अलग अलग फ्रूट्स ले लिया है ना, अलग अलग सीरियल्स ले लिया, और जो देखो लेनी तो तुमको यही माइक्रोब है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई, ठीक है। अब तुम देखोगे यही लेनी है, लेकिन तुम फ्रूट अलग अलग ले रहे हो, सीरियल अलग अलग ले रहे हो, और प्रोसेस बनाने की प्रोसेस अलग अलग कर रहे हो, उसी से डिफरेंट क्या है, डिफरेंट वाइन और बियर में डिफरेंट है, विस्की ब्रांडी में डिफरेंट है, रम में डिफरेंट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टिलेशन के बगैर हम वाइन और बियर बनाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी और रम को हम प्रोड्यूस करते हैं डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड बोथ, ठीक है। द फोटोग्राफ ऑफ फर्मेंटेशन प्लांट, ये शो किया है, उतना नहीं देखना है इसको, है ना, इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं एंटीबायोटिक के बारे में, है ना। यहाँ से PYQs बहुत आते हैं, ध्यान से पढ़ो। Antibiotic produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century and have greatly contributed toward the welfare of the human society। कुछ भी important नहीं था। Anti is a Greek word that means against and bio means life। Against life together means okay, against life, ठीक है। Where with reference to human being, they are pro-life and not against। Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and kill or retard the growth of other microbes। ये यहाँ तक कुछ भी जो नहीं था इम्पोर्टेंट, सिर्फ ये वाली बस लाइन थी। पूछ लेगा तुमसे व्हाट आर एंटीबायोटिक, गिव एग्जाम्पल। तो एंटीबायोटिक की डेफिनेशन ये लिखनी है और एग्जाम्पल जो मैं आगे बता रही हूँ वो लिखना है। यू आर फैमिलियर विद कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलियम, भाई जितना चाहे उतना इसको करो अंडरलाइन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Do you know that penicillin was the first antibiotic to be discovered? बहुत important। पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है। It was a chance discovery। वैसे तो मैं इसमें मानती नहीं हूँ, बट फिर भी NCERT में लिखा है तो तुम्हें मानना पड़ेगा। Alexander Fleming while working on क्या है, Staphylococcus bacteria once observed a mold growing in one of his unwashed culture plate around which streptococci could not grow. He found out that it was due to a chemical produced by the mold and he named it penicillin after the mold, Penicillium notatum।
कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, जितना हाईलाइट किया है उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई कहानी नहीं पूछेगा कैसे डिस्कवरी हुई कैसी नहीं, बस ये याद रखना है। मोल्ड का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उसकी वजह से इसका नाम पड़ा पेनिसिलिन, ठीक है। बस इतना ही, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तो आगे का तो सब बकवास है, सब बकवास। एवरीथिंग जो मैंने बताया है वही इम्पोर्टेंट है ना। आफ्टर पेनिसिलिन अदर एंटीबायोटिक ऑल्सो प्यूरिफाइड फ्रॉम अदर माइक्रोब्स, ठीक है। कैन यू नेम सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ये नीट का टॉपिक है, उसका नहीं है। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड अवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिसीजेज जैसे कि प्लेग, ठीक है, वूपिंग कफ जिसको काली खांसी भी कहते हैं, डिप्थेरा जिसको गाल घोटू कहते हैं, लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं, ठीक है, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स। जितनी चीज़ें की हैं मैंने हाईलाइट, उसको याद कर लेना। जो ये भी है ना, जो अभी करा उसको भी याद कर लेना कि इसका कॉमन नेम क्या है ना। ये कई बार मैच द कॉलम या फिर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाता है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो केमिकल एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ये है। अब माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर सर्टन केमिकल, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड, एल्कोहल हो गया, एंजाइम्स हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल ऑफ एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परजीलिया नाइगर, अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड। देखो ये वाला ना पैराग्राफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसको तो तुम रट भी लो ना तो कोई दुख की बात नहीं, क्योंकि आता है और बहुत इम्पोर्टेंट, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन करता है ये एमसीक्यूज में। बताओ क्या, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है, ये किस चीज़ से आता है, ये सब चीज़ ना बहुत। देखो एस्परजीलियस नाइगर जो है फंगस है, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरियम है एसिडिक एसिड का, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिकम एक बैक्टीरिया है ब्यूटरिक एसिड का, ठीक है। और लैक्टोबैसिलस तो पता ही तुमको, लैक्टिक एसिड का, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, है ना। चलो ये देख लिया तुमने। आगे बढ़ते हैं हम। ईस्ट जो है वो सैक्रोमाइसिस सेरेफेसाई इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, ठीक है। ईस्ट हम यूज़ करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए भी। लाइपेज आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयल स्टेन फ्रॉम। अब भाई साहब इतना इम्पॉर्टेंट लाइन, तुम ना गलती से भी इसको भूल नहीं सकते हो, याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। You must have noticed that a bottle juice are brought from market are clearer as compared to those made in home. देखा होगा तुमने भाई, बहुत सारे ऐसे फाइबर्स और ये सब आते रहते हैं ना बीच में हम जब पीते हैं, लेकिन जो बॉटल्स खरीदते हैं वो तो एकदम स्मूथ रहता है। तो वो कैसे होता है? दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय यूज ऑफ पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, जो कि क्या करता है, जो फाइबर्स होते हैं ना उनको डाइजेस्ट कर, डिजोल्व कर लेता है, ठीक है। अभी streptokinase produced by bacterium streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster from removing clot। भाई इतना इम्पोर्टेंट लाइन, इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन। मैं अभी तुम लोग को ना एक नोट बना के दूंगी, यहाँ पे जहाँ जगह खाली है ना वहाँ एकदम ही अच्छे से लिख लेना उसको, ठीक है। अनदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patient। ये चीज़ याद रखने वाली भाई, ये पूरा टॉपिक ना तुम बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये एकदम याद रखना, कई बार पूछा गया है बोर्ड्स में। तो ये जो है साइक्लोस्पोरिन, ये किससे प्रोड्यूस होता है? एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, यहाँ से आता है। जो स्टैटिन है उसको प्रोड्यूस करते हैं ईस्ट से, मोनास्कस परप्यूरियस से, ठीक है। हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। इतना इम्पोर्टेंट, इतना इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को
देखो इसको पूरी अच्छी तरह से याद रखना है तुमको, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नोट बना के देती हूँ तुमको, नोट अच्छी तरह लिख लेना, साइड में ही लिख लो एनसीईआरटी में, ताकि तुम्हें याद रहे, या फिर कॉपी में भी लिख सकते हो, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा वेट करो। यस यस यस, सॉरी, लिखते हैं। चलो, एक तरफ में लिखो ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड लिखा। दूसरी तरफ में लिखो माइक्रोब, माइक्रोब, ठीक है, माइक्रोब और ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इस तरफ में सबसे पहले तुम लिखो सिट्रिक एसिड, नंबर 1 डाल लो, सिट्रिक एसिड, ठीक है। सिट्रिक एसिड कहाँ से, कौन से माइक्रोब से मतलब आता है, वो है एस्पर, एस्परजिलियस, ये दोनों साथ में है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, नाइगर, है ना, एक फंगाई है ये, लिख लो नीचे में, फंगाई, राइट। अब सेकंड नंबर डालो, यहाँ पर लिख लो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये कौन से माइक्रोब से पाया जाता है, एसिटो बैक्टर एसिटाई, ये है एक बैक्टीरिया। नंबर 3 डालो, लिख लो ब्यूटरिक एसिड, BUTYRIC, ब्यूटारिक, ब्यूटरिक, जो भी तुम कहो, एसिड, ये पाया जाता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, BUTYLICUM, ये भी एक बैक्टीरिया है। फोर्थ नंबर डालो, लिखो लैक्टिक एसिड, तुम सभी लोगों को पता है क्या होगा इसका आंसर, लैक्टिक एसिड हमें मिलता है कहाँ से, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अभी एक और बचा है, इथेनॉल बचा है, ठीक है, इथेनॉल, इसमें लिखो सैकरो माइसिस सेरेविसाई, और ये भी एक फंगाई है। और ये जो ऊपर वाले थे 3, ये, हाँ सॉरी, ये होंगे आपके बैक्टीरिया। चलो, इतनी चीज़ लिखी तुमने, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, एक शॉर्ट नोट की तरह एक्ट करेगा, है ना। मेरे को ना एक्स्ट्रा पेज ऐड नहीं करते आता है। एक और चीज़ तुमको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवानी थी, यहाँ कहीं पे खाली है क्या पेज,
नहीं है। ये क्या हो रहा है भाई? नहीं बनता मेरे से। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं पेज। हाँ यहाँ पे खाली है ना, मैं तुमको यहाँ पे करवा देती हूँ। ये यहाँ पे कर लेते हैं अपन, है ना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है क्योंकि देखो, लिखो यहाँ पे एंजाइम। ठीक, एंजाइम लिखें और साइड में हम लिख लेंगे इसके यूजेस। चलो पहला एंजाइम लिखेंगे हम लाइपेज। लाइपेज लिखा, इसकी यूज़ क्या होंगे? यूज्ड इन, या मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो तुम लोगों को बना दूंगी, तुम उसमें से देख के कर लेना, ठीक है प्लीज़, है ना, देख के कर लेना उसमें से। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। Microbes in sewage treatment. We know that large quantities of wastewater are generated every day in cities and towns. A major component of this wastewater is human excreta. This municipal wastewater is also called sewage. It contains large amount of organic matter and microbes, many of which are pathogenic. You have ever wondered why this huge quantity of sewage or urban water waste is disposed of daily? This cannot be discharged into neutral water bodies जैसे कि rivers, streams directly. उसमें मतलब कैसे यार, देखो क्या होता है ना कि बहुत सारा जो हम वेस्ट है वो जनरेट होता है हर दिन, उसमें और सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी रहती है? ह्यूमन एक्सक्रीटा की रहती है ना। और हम उस वेस्ट वाटर को हम सीवेज कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स, बहुत गंदगी होती है जो कि पैथोजन, मतलब उसमें बहुत सारे पैथोजन होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करने के लिए इनफ होते हैं, है ना। तो हम ऐसे सीवेज को डायरेक्टली वाटर बॉडी में एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? इससे बहुत सारी बीमारी फैल सकती है। तो डिस्पोजल के पहले सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs to make less polluting. Treatment of wastewater is done by heterotrophic microbe naturally present in sewage. Heterotrophic microbes, ठीक है। चलो, तो उनको वाटर बॉडी में डिस्पोज करने से पहले हम उसे करते हैं थोड़ा सा क्लीन, ठीक है, ताकि वो कम पोल्यूटिंग हो। इसके लिए हम यूज़ करते हैं दो टाइप की ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी में क्या होता है कि दीज ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल, मतलब कि हम फिजिकली पार्टिकल को रिमूव कर देते हैं फिल्ट्रेशन से या सेडिमेंटेशन से, ठीक है। दिस आर रिमूव्ड इन स्टेजेस, स्टेज में करते हैं। इनिशियली सबसे पहले जो है ना, फ्लोटिंग डेब्रीज को निकाल लिया जाता है फिल्ट्रेशन से, है ना। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ना सेट करने देते हैं, सेट होने देते हैं, मतलब सेडिमेंट होने देते हैं, जाके जो मिट्टी है या जो पत्थर वगैरह हैं, थोड़े पेबल्स, स्मॉल पेबल्स, उसको सबको नीचे कर लेते हैं और ऊपर ऊपर का जो है ना वो निकाल लेते हैं। तो ऑल द सॉलिड दैट सेटल फॉर्म द प्राइमरी स्लज, जो नीचे जो रह गया है ना उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो सुपरनेंट है उसको हम इफ्यूलेंट कहते हैं, ठीक है। सुपरनेंट को हम इफ्यूलेंट कहते हैं, और जो वो नीचे जो मतलब कि सॉलिड पार्ट है उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। अब इतना ही बस था प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट को निकाल के अब हम उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराएंगे। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। तो जो प्राइमरी इफ्लुएंट था उसको पास करते हैं लार्ज एरेशन टैंक में। एरेशन टैंक मतलब उसमें भर भर के हवा डालेंगे हम,
ठीक है, उसमें प्राइमरी इफ्लुएंट को डाल देते हैं, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसको एजिटेट करते हैं मैकेनिकली और एयर को पंप करते हैं। मतलब कि देखो एक टैंक है बड़ा सा, ठीक है, उसमें हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को डाल दिया और कंटिन्यूसली उसको गोल 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 घुमा रहे हैं, मिक्सर की तरह घुमा रहे हैं, और साथ में उसमें एयर भी डालते जा रहे हैं, ठीक है। दिस अलाउ द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स। अब फ्लॉक्स क्या होता है? मासेस ऑफ बैक्टीरिया associated with fungal filament to form mesh like structure। ये 2 मार्क्स में पूछा चुका है कि फ्लॉक्स क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। मास होता है बैक्टीरिया और फंगाई का, जो कि एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, छन्नी बनाता है वो, ठीक है। तो वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स, कौन से एरोबिक माइक्रोब्स जब ग्रो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द फ्लूइड। अब ये इनके भोजन के लिए होता है एकदम ताज़ा ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो कि इफ्लुएंट में पहले से होता है, तो वो इसको कंज्यूम करते हैं कंटिन्यूसली। तो दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। भाई ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पूछी जा चुकी है 2 नंबर के लिए नहीं 3 नंबर के लिए भी, ठीक है, कि बीओडी क्या होता है। तो BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria। क्या कह रहा है, कुछ समझ नहीं आया? देखो मैं बताती हूँ। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसको क्या बोलते हैं? जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कंज्यूम्ड होती है, ठीक है, जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर जो है, तो बायोलॉजिकल जो एरोबिक माइक्रोब्स हैं तो उनके द्वारा जितनी ऑक्सीजन जो है लगती है ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए 1 लीटर पानी में, ठीक है, उससे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। द सीवेज वाटर ट्रीटेड टिल बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, मतलब बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। देखो डायरेक्ट सा है, अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक किसी चीज़ में कम होगी तो वो कम पल्यूटेड होगा, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी तो जो पानी है या जो भी है वो बहुत ज़्यादा पल्यूटेड होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा उतना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। The biological test, the BOD test measures the rate of uptake of oxygen by microorganism in a sample of water, and thus indirectly biological oxygen demand is a measure of organic matter present in the water. The greater the BOD on the wastewater, more is the polluting potential। देखो जो अभी मैंने बात बताई वही अभी तुम देखो ना, मतलब समझो, अगर किसी पानी, देखो पानी रखा है हमने, उसमें बहुत सारा ना पोल्यूशन कर दिया है ना, बहुत एकदम डर्ट भर दिया उसमें, और अगर देखो उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अगर ज़्यादा होगी, मतलब कि जो माइक्रोब्स है ना उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लग रही है उस ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए, मतलब कि वहाँ ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, मतलब कि वो चीज़ जो है, वो पानी जो है वो ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है, ऐसा समझो। अब आगे बढ़ते हैं। Once biological oxygen demand of sewage or wastewater is reduced, the effluent is passed into a settling tank where the bacterial flocks are allowed to sediment। अभी एक बार हमने BOD को कम कर लिया, ठीक है, तो जो इफ्लुएंट है उसको हम एक सेटलिंग टैंक में डालेंगे, जहाँ पे जो फ्लॉक्स है वो सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। दिस सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। जो सेडिमेंट हो गया है ना, जो नीचे बैठ चुका है, उसको हम कहेंगे एक्टिवेटेड स्लज, है ना। और जो सबसे पहले जो हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट में किया था उसमें जो चीज़ बैठी थी ना, हमने उसको प्राइमरी स्लज कहा था। यहाँ पे हम इसको कहेंगे क्या क्या कहेंगे हम इसको? एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे। अब a small part of activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as inoculum, है ना। उसमें से अब हम एक्टिवेटेड स्लज में से ना थोड़ा सा पार्ट निकाल के जो दूसरी प्रोसेस हो रही है ना उसमें डाल देंगे इनोक्यूलम के लिए, मतलब कि स्टार्टर की तरह डाल देंगे, है ना। द रिमेनिंग मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक, जिसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है ना एक्टिवेटेड स्लज को छोड़ के जितना बचा है उसको हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर डाल देंगे, ठीक है। हेयर अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंगाई इन द स्लज। अब देखो भाई एरोबिक बैक्टीरिया हमने डाल दिए, जितने भी उस टाइप से खाने वाले होंगे जो एरोबिक बैक्टीरिया खाएंगे ऑर्गेनिक मैटर वो तो खा चुके,
लेकिन साथ ही साथ कुछ इनऑर्गेनिक पार्ट भी तो बचेगा ना, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डालेंगे जहाँ पे वो चीज़ भी खत्म हो जाए, ठीक है, बैक्टीरिया फंगी डाइजेस्ट हो जाए। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेज जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए कौन सी गैसेज है। दीज गैसेज फॉर्म बायोगैस and can be used as a source of energy as it is inflammable। देखो एक छोटा सा वर्ड लिखा है, आ चुका था तुम्हारे पेपर में, ये नीट में आया है, बोर्ड्स में भी एमसीक्यू में पूछा है, ठीक है, याद रखना, भूलना नहीं है। The effluent from the secondary treatment plant is generally released into natural water body जैसे कि रिवर और स्ट्रीम, है ना। चलो अब जो ये सब जो हमने कर लिया उसको क्लीन कर लिया, अब हम उसको डाल सकते हैं रिवर्स में, ठीक है, डिस्पोज कर सकते हैं। देखो इतना सा बचा है, 4 पेज बचे हैं, जल्दी से करते हैं हम इसको। You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This methodology has been practiced for more than a century now. In almost all parts of the world, till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before. However, the number of sewage treatment plants has not increased enough to treat such a large quantities, ठीक है। So the untreated sewage is often discharged directly into the river, leading to their pollution and increase in waterborne diseases। यहाँ तक जो भी पढ़ा ना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आया, अभी जो क्वेश्चन आया है वो सुनो, जो याद रखने वाली चीज़ है वो सुनो। The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save these major rivers in our country from pollution। 2 प्लान्स हैं, याद रखना है, बस कुछ नहीं है बस इस टॉपिक में। Under these plans, it is proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated sewage may be discharged in the river. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be a very interesting and educating experience। भाई साहब झूठ लिखा है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, बुक में जो लिखा है उसमें ध्यान देना है। चलो, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ये देख लेते हैं। अभी हमने देखा कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है माइक्रोब की वजह से, अब हम देखेंगे कि माइक्रोब्स की वजह से बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज अ फ्यूल। ये तो पता है, गैस एज फ्यूल की तरह यूज करेंगे। यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। The type of gas produced depending upon the microbe and the organic substrate they utilize. An example, cited and relation to fermentation of dough, cheese making and production of beverages. The main gas produced was carbon dioxide. However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with carbon dioxide और hydrogen gas, ठीक है। These bacteria are collectively called methanogens, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के साथ, उसको ही हम मिथेनोजेंस कहते हैं। One such common bacterium is methanobacterium, ठीक है। These bacteria are commonly found in anaerobic sludge during sewage treatment. This is important line which you should know. These bacteria are also present in the rumen of cattle. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है। रूमन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्टमक होता है, गट का एक पार्ट होता है, ठीक है। अ लॉट ऑफ सेलुलोसिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमन। In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose and play an important role in the nutrition of cattle. Do you think we human beings are able to digest cellulose present in our food? Thus, the excreta of cattle, commonly called gobar, is rich in these bacteria. Dung can be used for generation of biogas, commonly called gobar gas. कुछ समझ में आया तुम लोग को? मैं बताती हूँ। देखो, जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं ना कि जो
मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ, उसको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। एक एग्जांपल हो सकता है मिथेनोबैक्टीरियम। अब ये बैक्टीरिया क्या क्या करते हैं ये कि ये तो सबसे पहले बैक्टीरिया ना एनारोबिक स्लज में भी पाए जाते हैं, जो हमने सीवेज ट्रीटमेंट में पढ़ा है, और साथ में ये ना कैटल के रूमन में पाए जाते हैं, मतलब कि जो उसका उनका स्टमक होता है ना उसके एक पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कैटल में कौन आता है, गाय भैंस को ये सब आते हैं ना, ठीक है, तो ये गोबर देते हैं। इसका मतलब जो मिथेनोजेंस हैं वो उनके गोबर में भी होंगे, तो इसीलिए जो गोबर है उसको हम यूज़ करते हैं बायोगैस बनाने में। तो बायोगैस में क्या है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस है ना, तो और क्योंकि वो गोबर से बन रही है तो इसको हम गोबर गैस भी कहते हैं। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अभी अभी देखो मेन चीज़ अभी आई है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 मीटर डीप, डेटा याद रखना है, in which bio waste are collected and slurry of the dung is fed. A floating cover is placed over the slurry, which keep on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity. पहले मैं पढ़ लेती हूँ पूरा, फिर समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड अच्छे से सुनना, ठीक है। द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट होता है which is connected to pipe to supply biogas nearby houses. The spent slurry is removed through another outlet and it may be used as fertilizer. देखो देखो अब देख लो, अभी देख लो क्या कह रहा है। देखो ये हमारा एक बायोगैस प्लांट है, ठीक है। अभी जो ये वाला पार्ट है ना, नीचे वाला ये वाला पार्ट, इसको हम डाइजेस्टर कहेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, ये ना ज़मीन के अंदर है, देखो भाई दिख रहा है, ज़मीन के अंदर है। अब यहाँ से एक खुला चीज़ है, गड्ढा टाइप का कर देते, यहीं पे जो सारा डंक गोबर और साथ में पानी डाल देते हैं, तो गोबर और पानी को मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा स्लरी बन जाएगी, ठीक है, स्लरी बन जाएगी, ठीक है। इसको डाल देंगे यहाँ से तो ये धीरे 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 इसमें पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एक चीज़ जो है एक ढक्कन टाइप का लगा देते हैं। ये तो इतना बड़ा है बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, ऐसा लगा देते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे गोबर डाल दिया, पानी डाल दिया, उसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, मिथेनोजेंस है ना, मिथेनोजेंस है तो मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, गैस प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो गैस यहाँ से प्रोड्यूस हो गई ना, तो ये क्या करेगी, इस ढक्कन को ना ऊपर की ओर पुश करेगी, ठीक है। यहाँ से नीचे से प्रेशर लगेगा तो ढक्कन ऊपर उठेगा, ढक्कन ऊपर उठेगा तो जो यहाँ गैस जो है वो बन गई है, ठीक है, वो हम उसको एक कवर कर देंगे, एक पाइप से लगा देंगे, इसको हम आउटलेट कहेंगे, ठीक है। जो इधर जहाँ खुला वाला पार्ट है उसको आउटलेट कहेंगे, और एक पाइप लगा देंगे जिससे जो गैस है उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सके पास के घरों में, ठीक है। और जो बाकी चीज़ जो बच जाएगी हम उसको फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इतना ही था, कुछ भी नहीं था इसमें। देखो आगे पढ़ते हैं, हम कहाँ तक लिए थे। Cattle dung is available in large quantity in rural areas where cattle are used for a variety of purposes. So, biogas plants are more often built in rural areas. The biogas thus produced is used for cooking and lighting. The picture of biogas plant is shown. The technology of biogas production was developed in India mainly due to efforts of Indian Agriculture Research Institute (ARI) and खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। ये इतना इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत ही, मतलब कि क्या कहना चाहिए तुमको, बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट में पूछा गया है, बोर्ड में कई 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 बार पूछा गया है, लोग इसका जो फुल फॉर्म है वो भूल जाते हैं, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। बस इस टॉपिक में इतना ही था। आगे हम पढ़ते हैं माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है ये पढ़ते हैं। बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट इन मॉडर्न सोसाइटीज। देखो यहाँ पे तो हाईलाइट तो कर लो, क्या कह रहा है, जो बायो कंट्रोल क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल मेथड होती है जो कि प्लांट को डिसीजेस से, पेस्ट से बचने में मदद करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है।
In modern society, these problems have been tackled increasingly by the use of insecticides, pesticides. These chemicals are toxic and extremely harmful to human beings and animals alike, and have been polluting our environment, fruit, vegetable, crop plants. Our soil is very polluted through our use of weedicides to remove weeds. देखो भाई, इसमें क्या कह रहा है कि हम ना आजकल की सोसाइटी में ना क्या कर लिया, हमने बहुत ज़्यादा ना पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सबका यूज़ कर लिया है, वीडिसाइड्स का यूज़ कर लिया है, तो इनको पेस्ट को और डिसीज़ को दूर रखने के लिए। लेकिन एक तरफ में ना ये एडवांटेज है, लेकिन इसका ना डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक केमिकल होते हैं जो कि सबको यार सबके लिए हार्मफुल है। ये पेड़ों के लिए तो है ही, साथ ही सॉइल के लिए भी है ना, और इंसानों को जो हम पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, अब उसमें पेस्ट आएंगे तो उसको बचाने के लिए हमने पेस्टिसाइड डाल दिया। अब ये इतना टॉक्सिक है, ठीक है, पेस्ट तो मर जाएंगे, लेकिन मारने वाली चीज़ रखता है ना, ये पेस्ट तो मर जाएंगे, साथ में इतना खतरनाक है, मार दे रहा है, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं प्लांट को, सॉइल को अफेक्ट करेगा, और वही प्लांट से जो ऑब्टेन होगी हमको चीज़ें, फ्रूट वेजिटेबल, वो हम खाएंगे, तो हमें भी उससे नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए, तो ये देखो, ये करना चाहिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीजेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एग्रीकल्चर में देयर आर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाई ऑन नेचुरल प्रोडक्शन रेदर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल, ठीक है। बहुत सारे अभी एग्रीकल्चर में ऐसा हो रहा है कि ना हम नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं रेदर देन द केमिकल्स। A key belief on the organic farmers is that biodiversity further health. The more variety of landscape has, the more sustainable it is. The organic farmer therefore works to create a system where the insects that are sometimes called pests are not eradicated, but instead are kept at manageable level by a complex system of checks and balance within the living and vibrant ecosystem. Contrary to the convention farming practices, which often use chemical method to kill both useful and harmful life forms indiscriminately, this is a holistic approach that seeks to develop an understanding the web of interaction between myriads of organisms that constitute the field fauna and flora. The organic farm holds the view that the eradication of the creatures that are often described as pests is not only possible but also undesirable, for without term them the beneficial predatory। बहुत बकवास लिखी है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक जो भी मैंने पढ़ा, ठीक है। मैं बताती हूँ तुमको, यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट है चीज़ें, ठीक है, यहीं से चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, हाईलाइट करती हूँ तुमको। वेरी फेमिलियर बीटल विथ द रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रिड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। An example of microbial control agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillars is the bacteria Bacillus thuringiensis. This is very important, हम इसको बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ भाई साहब मन मंदिर में बसा लो अपने। These are available in sketches as dried spores which are mixed with water and sprayed out onto vulnerable plants such as grasses and fruit trees. ये चीज़ याद रखना है। Where these are eaten by insects larvae, and in the gut of larvae the toxin is released and the larvae get killed. The bacterial diseases will kill the caterpillars but leave other insects unharmed. Because of the development of method of genetic engineering in the last decades or so, the scientists have introduced B thuringiensis toxin gene into the plant, ठीक है, क्या, Bacillus thuringiensis toxin gene. Such plants are resistant to attack insect pest। यार क्या हो रहा है ये?
बीटी कॉटन इज़ वन सच एग्जाम्पल। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम ना इसमें इम्पोर्टेंस नहीं दिखेगी तुमको, मैं बताती हूँ जब तुम वो पढ़ोगे ना बायोटेक्नोलॉजी एज एप्लीकेशन, उसमें पहले ही टॉपिक में ये चीज़ें, ठीक है। वो चैप्टर का भी चाहिए तो कमेंट कर देना, बता दूंगी मैं। द बायोलॉजिकल कंट्रोल being developed for use in the treatment of plant diseases is the fungus trichoderma. अब जो ट्राइकोडर्मा स्पीसीज है फ्री लिविंग फंगाई दैट आर वेरी कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम, दे आर इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट फॉर सेवरल प्लांट पैथोजन। बैक्यूलोवायरस आर द पैथोजन जस्ट अटैक इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थोपोड, ठीक है। और ये चेंज है ना, और तो इतना ही, हाँ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक की ओर, ठीक है। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर with our present day lifestyles, environmental prevention is a major cause of concern. The use of chemical fertilizer to meet the even increasing demand of agricultural produce has and contributed significantly to this pollution. देखो बट बायो फर्टिलाइजर से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ये देखते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग तुमने सुनी होगी, ठीक है, इसमें हम जो है केमिकल्स का यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। अब कौन कौन से हैं मैं तुम लोगों को हाईलाइट करवा दे रही हूँ, और देख लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी तुमको एक नोट जो है मैं बना के दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में बना के दूंगी, साथ ही में जो मैं बता रही थी वो एंजाइम्स, उसकी यूजेस, वो सब, ठीक है, जो हमने इसके पहले पढ़े थे 1-2 टॉपिक पहले, ठीक है, वो भी बताऊंगी, इसका भी बताऊंगी तुमको नोट, शॉर्ट नोट वाला। तो अभी के लिए बस इतना देखो। रूट्स ऑफ लेगुमिनासी प्लांट फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद राइजोबियम, ये इंपॉर्टेंट चीज़, बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फार्म। फिर भाई कितना, चलो ठीक है। Which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living soil. Example Azospirillum or Azotobacter, thus enriching the nitrogen content in soil. Fungi are also known to form symbiotic association with plants, जिसको हम mycorrhiza भी कहते हैं, ये चीज़ important है। हाँ, many members of the genus Glomus from mycorrhiza, ठीक है। और हाँ, ये यहाँ से साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक माइक्रोब widely distributed in aquatic and terrestrial environment, may of which can fix atmospheric nitrogen, जैसे कि एनाबिना, नॉस्टॉक, ये क्या लिखा है, ऑसिलेटोरिया इन पैडी फील्ड, साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर। बस इतना ही इम्पोर्टेंट है, इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। पूरा देख लेना भाई, मैंने तुमको पूरा हाईलाइट करा दिया है, कर लेना, जो लिखवाया है लिख लेना, आगे वाली वीडियो में जो लिखवाऊंगी उसे भी लिख लेना, अच्छी तरह लिख लेना, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, पूरे 6 मार्क्स ये वाला और ह्यूमन हेल्थ वाला को मिला के तुम्हारे 12 मार्क्स बनते हैं, तो अगर एवरेज देखें तो 6 मार्क्स का आता है चैप्टर से, बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें, ठीक है, याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली बहुत कम है, जैसे कि तुमको सिर्फ इसमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा सीवेज ट्रीटमेंट वाले में, बस क्या क्या हो रहा है, बाकी तो सभी याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। प्लीज़ जो मैंने बताया ना एक बार गो थ्रू कर लेना अच्छे से, अगला वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि वो उससे ना बहुत अच्छे से तुमको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। इस चैप्टर में जो दिया है ना, जो मैं नोट लिखवा रही हूँ, तो तुमको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना पढ़ के चल जाना, इनफ हो जाएगा। तो थैंक यू आज के लिए, ठीक है, जिन लोगों ने पूरा देखा है भाई साहब, सैल्यूट है तुम लोगों को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए